हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मध्य प्रदेश प्रिंसिपल एग्जाम 2023 मध्य प्रदेश में इंजीनियर्स के लिए 2023 की सबसे बड़ी भर्ती अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। ठीक है, फाइनली इसका एग्जाम हो चुका है। एग्जाम इसका लगभग एक वीक पहले ही संपन्न हो गया था। ये एक वीक बाद मैं आज वीडियो लेकर के आ रहा हूं और वीडियो का टॉपिक ये है कि आपके द्वारा जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर इसका एग्जाम का कट ऑफ क्या रह सकता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि कितना स्कोर अगर हमारा है तो हम इसमें इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। पहला सवाल तो ये है। दूसरा, इसका इंटरव्यू कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है। और तीसरा, कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका हो सकता है कि एग्जाम सही से नहीं गया हो, किस लोग का एग्जाम पार्ट ए के चक्कर में बिगड़ गया हो। ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में कोई एग्जाम आखिरी नहीं है, आगे भी आपको ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। और अभी आपके सामने कौन सी अपॉर्चुनिटी मध्य प्रदेश के अंदर इंजीनियरिंग सेक्टर पे है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, पर पहले स्टार्ट करेंगे कि जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, जो दोनों सेक्शंस के सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी का। एज पर आप जानते हैं, अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो इसके अंदर जो सेक्शन ए था आपका और सेक्शन बी, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो आपको 40% लाने थे दोनों कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने पार्ट बी में 300 में 300 लाए हैं, आपको पार्ट ए के अंदर भी 40% लाना ही पड़ेगा, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो कट ऑफ लागू होगा ये उन्हीं के लिए होगा जो दोनों पार्ट्स के अंदर सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर इसके अतिरिक्त और जो कैटेगरी जो के अंदर उनके लिए 30% है, तो आप 30% दोनों सेक्शन के अंदर कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, उनके लिए पहले तो हम कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि अब एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर के, उसको जरूर देखिएगा। काफी सारे लोग उसके लिए परेशान थे, उस पर भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आपके सामने। सबसे पहले मैंने यहाँ पास एक वैकेंसी टेबल ओपन कर रखा है। ये जो एग्जाम हुआ था आपका, इन 4 पदों के लिए स्टार्टिंग पे इसका एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था। सबसे पहले प्राचार्य प्रथम श्रेणी थी, फिर इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर था आपका, ठीक है, फिर इसके बाद आपका प्राचार्य द्वितीय श्रेणी, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ग्रेड 2। देन इसके बाद था आपका सहायक संचालक यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो इन सभी 4 पदों के लिए पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था। ये 4 पद में अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये 181 वैकेंसीज थी, आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल 181 वैकेंसीज थी जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो बाद में इसकी वैकेंसी के अंदर एक डिपार्टमेंट और ऐड किया गया, आपका लेबर डिपार्टमेंट। उसके अंदर आपका सहायक संचालक असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी आई। ये वैकेंसी आपकी टोटल 17 पद थे, तो 181 पहले वाले और 17 बाद में और ऐड ऑन हो गए थे। टोटल मिलाकर के आपके हो गए थे 198। टोटल जो आपका ये रिक्रूटमेंट हो रहा था 198 पद पे हो रहा था। ठीक है, अब बात आती है कि सर 198 पदों के लिए जो यहाँ से इंटरव्यू कॉल आने वाला है वो कितने गुना लोगों का आने वाला है। तो उसके लिए एक आप देख सकते हैं, ये असिस्टेंट इंजीनियर का एक मैंने कटिंग यहाँ पास आपके लिए लगा रखा है, स्नैप लगा रखा है। इसके अंदर जो आपका इंटरव्यू के लिए जनरली पीएससी कॉल करता है 3 गुना प्लस समान अंक को करता है। ठीक है, मतलब जो इंटरव्यू के लिए आपके जाने वाले हैं 198 का 3 गुना और प्लस सेम नंबर। ठीक है, इतने लोग जो हैं तो जाने वाले हैं आपकी। तो अगर अपन इसकी बात करते हैं तो लोगों को कितने नंबर हो सकते हैं, आप खुद ही आंकड़ा लगा सकते हो। 198 इंटू 3 ये लगभग 600 के आसपास हो गया। और जो समान अंक होते हैं, ऐसा पुराना डाटा कहता है, ये लगभग 10% लोग होते हैं जिनके नंबर सेम हो। आगे पीछे भी हो सकता है, कोई करेक्ट डाटा नहीं है, बस एक जस्ट एनालिसिस है कि ऐसे 10% लोग होते हैं। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 650 के आसपास लोग जो है तो इस एग्जाम के लिए इंटरव्यू को क्वालिफाई करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में आ गई। ये मत देखिएगा, ये टेबल जस्ट ऐसे ही है, ये आपके काम की नहीं। ठीक है, इसको मत देखिएगा, बस मैंने ये दिखाने के लिए रखा था इसको, ये कितने लोग को बुलाते हैं पीएससी। ठीक है, ये आपको देखना है। तो 650 लोगों को जो है तो इंटरव्यू का कॉल लेटर आने वाला है, इंटरव्यू में वो लोग जाने वाले हैं। फाइनल सिलेक्शन 198 का होगा जिसको पोस्टिंग मिलेगी, बट इंटरव्यू के अंदर 650 लोग जाने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती कि ये 650 लोग किस तरीके के कितने मार्क्स वाले हो सकते हैं। इन 650 में से जो 650वां नंबर होगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज बात कर लेता हूं, आखिरी व्यक्ति होगा जो सिलेक्शन लेने वाला, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, उसके मार्क्स कितने होने चाहिए, मतलब कट ऑफ आपका कितना होना चाहिए। अब आप जानते हैं टीसीपी के अंदर, द सिविल पॉइंट के अंदर आपके जो जितने भी तैयारी करने वाले सीरियस एस्पिरेंट थे सब के सब द सिविल पॉइंट पर बैठे थे। तो जो हमारा एनालिसिस है वो आपके सामने है। पहले तो हमने 2 कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट करे थे द सिविल पॉइंट यूट्यूब पर, आपने इसे देख भी रखा होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये अगर अपन इसमें समझें तो 250 से 280 और 280 से ऊपर वाले जो हैं तो 15 और 10 16 मतलब ये 26% लोग हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है ना,
पहले हमने कई बार ये कम्युनिटी और क्रिएट कर रखा है अलग अलग एग्जाम के लिए, तो ये 100% सही नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई भी नहीं कर रहे सेक्शनल कट ऑफ और जबरदस्ती कि इसमें टिक कर दें, क्योंकि इसमें अब आपके द्वारा ही बताया गया ये चीजें, तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो है तो इसके अंदर फर्जी हो टिक कर देते हैं। पर ये 100% झूठ भी नहीं होता है, इसकी रिलायबिलिटी कुछ कुछ होती है, कुछ इसके अंदर जो है तो फर्जी लोग भी आकर के क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा कम्युनिटी पोस्ट भी था, ये था आपका एक्सपीरियंस वालों के लिए और दूसरा था आपका फ्रेशर वालों के लिए। फ्रेशर वालों के अंदर भी आप देख सकते हैं 11%, मतलब अगर वही देखेंगे वही आंकड़ा है 250 से लेकर के 280 के बीच अगर दे तो 26% लोग हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा रफ आइडिया आप लगा सकते हो इससे, ठीक है, कि 250 से ऊपर अगर बात करो तो लगभग 25% लोग हैं। वोटिंग आप देख सकते हैं 1000-1200 लोगों ने करी है। ठीक है, मतलब 250-300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 250 के आसपास नंबर पाए हुए हैं। ये जनरल है, इतने लोगों ने आए हैं। और क्योंकि टीसीपी के अंदर भी ऐसे एक्सेप्शंस है जिनके नंबर 300 से ऊपर भी है, ठीक है, 4-5-10 लोग ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स 300 से ऊपर भी आ रहे हैं और सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हैं, तो ऐसे वो एक्सेप्शन ही है। ठीक है, और चूंकि जिस प्रकार से इस बार पार्ट ए का पेपर पीएससी ने आपके सामने रखा है, निश्चित तौर पर निराशा बहुत सारे लोगों के हाथ में लगी है, क्योंकि जितना कम समय उन्होंने दिया है और एक इंजीनियर से, एक टेक्निकल स्टूडेंट से इस प्रकार के नॉन टेक पेपर की डिमांड या नॉन टेक पेपर की जानकारी प्राप्त करना पीएससी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी उम्मीद से ज़्यादा हो सकता है। बहुत ज़्यादा टफ लेवल था पार्ट ए का। पार्ट बी का बहुत अच्छा लेवल था, पार्ट बी में बहुत सारे लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। पार्ट ए के चक्कर में काफ़ी सारे लोग के जो है तो फाइनल सिलेक्शन या फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है। बट आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, अभी जितने क्वेश्चंस में आपको डिस्प्यूट लग रहा है, इसमें ऑब्जेक्शंस लग रहे हैं, उनको जरूर लगाइए, ताकि ये तो क्वेश्चन डिलीट हो जाए या बोनस मार्क्स मिले, तो इसमें जो लोग 2-4 नंबरों से आगे पीछे रह जा रहे हैं सेक्शनल कट ऑफ में, उनका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बारे में और इसकी तो जस्ट एक आइडिया रखने के लिए मैंने यहाँ पास आपको रख लिया है। ये जो हमारा मेन एनालिसिस का या कट ऑफ बताने का जो मेन वो है, जिसके बेस पर अपन कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड करने वाले, वो है हमारा एनालिसिस, जो लगभग सिविल पॉइंट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से 1500 से अधिक एस्पिरेंट थे जिन्होंने कुछ ना कुछ लेकर के 10 सिविल पॉइंट ऐप से पढ़ाई कर रहे थे, चाहे वो कोर्स हो सकता है, टेस्ट सीरीज, बुक, कुछ भी, कुछ किसी न किसी रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 सिविल पॉइंट ऐप पर थे। 1500 से अधिक लोग थे, तो उनका जो डाटा ये कहता है उसके बेसिस पर आज ये कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। पर एक बात जरूर याद रखिए, जो हम यहाँ पे कट ऑफ बता रहे हैं आपको, ये एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमारा आइडिया रहा है कट ऑफ को बताने का, इससे पहले जितने भी एग्जाम में हमने बताया एकदम एग्जैक्ट 100% वो करेक्ट उतरे, उसी एनालिसिस के बेस पर आज एक बार फिर से लेकर के आए हैं आपके बीच ये कट ऑफ। और ये कट ऑफ जो होगा ये ओवरव्यू, मतलब एक ओवरऑल कट ऑफ है, इसमें एक्सपीरियंस वाले और नॉन एक्सपीरियंस वाले दोनों शामिल हैं, क्योंकि एक ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनेगी। जो एक्सपीरियंस वाला एस्पिरेंट होगा निश्चित तौर पर थोड़ा सा उसके जो है तो कट ऑफ थोड़ी उसकी हाई जाएगी। तो ये आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है, ये ओवरऑल कट ऑफ है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ओवरऑल जो कट ऑफ, मतलब अगर आप इतने नंबर पा रहे हो तो अगर आपका एक्सपीरियंस पे नहीं हो रहा है तो मतलब आप जो दूसरा वाला पार्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे। कुल मिला के आप इंटरव्यू में जाने वाले हो इस कट ऑफ में, अगर आप अंदर आ रहे हो तो। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, एनालिसिस बेस्ड कट ऑफ है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ये एकदम बेस्ट एनालिसिस हमने यहाँ पास लिया है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा कह सकते हैं कि सर ये कट ऑफ क्या ज्यादा है कम है, तो आप 5-10 नंबर का आगे पीछे हो सकता है ये कट ऑफ, 2-4 नंबर का उतना भी नहीं जाएगा, 2-4 नंबर, क्योंकि जब एग्जैक्ट कट ऑफ आएगी तो उससे 2-4 नंबर ये फिगर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, बट रहेगा इसी के आसपास। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, जो मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के, उसके 245 से 255 के बीच में 10 नंबर को ऐसे हमने मार्जिन ले रखा है, इसी के बीच कट ऑफ आपकी बन जाएगी। अगर आपकी इसके बीच आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 240-242 वाले भी हैं तो भी आप इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले। इसके अंदर आपके सेक्शनल कट ऑफ जरूर क्लियर होने चाहिए। अगर सेम आप यूआर कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप 235-240 के बीच हैं, अगर 232 भी हैं तो भी आप 5 नंबर का आगे पीछे लेकर के आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बट कट ऑफ का दायरा यही रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करता हूं मैं, तो ओबीसी 240 से 250 के बीच ज्यादा अंतर नहीं रहता जनरल के साथ। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 235 से 240 लगभग इनका आसपास होता रहता है। कभी ईडब्ल्यूएस का ओबीएससी का ओवरलैप हो जाता है, आसपास 2 नंबर 4 नंबर का फर्क रहता है, इनके बीच ही जनरली रहने वाला है। एससी की बात करता हूं, ठीक है, एससी कैटेगरी कट ऑफ 210 से लेकर 220 के बीच लाई करेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे रिसर्च 210 से 220 के बीच हो सकती है। एसटी कैटेगरी की अगर कट ऑफ की बात करता हूं, निश्चित तौर पर एसटी कैटेगरी कट ऑफ हमेशा डिक्रीज रहती है, तो 180 से लेकर के 190 के बीच हो सकती है इनकी कट ऑफ। कुछ लोग कहेंगे सर 40%, भैया 40% इनके लिए नहीं, इनके लिए 30% का क्राइटेरिया है। ठीक है, इनके लिए 30% लाना, केवल 40% जनरल वालों के लिए है। इनके जो और कैटेगरी वाइज उनके लिए 30% का है, तो इनको 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो अगर 180-190 नंबर कोई एसटी कैटेगरी के एस्पिरेंट है जिनके दोनों सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं और 180-190 के आसपास नंबर्स आ रहे हैं, तो वो तैयारी कर सकता है इंटरव्यू के लिए, निश्चित तौर पर क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। ठीक है, देखो भाई, फीमेल के अंदर भी आप देख सकते हो सामने ओबीसी के अंदर 230-235 का आंकड़ा रहेगा, ईडब्ल्यूएस के अंदर 225-230,
SC कैटेगरी के अंदर 200 से 210 के बीच में, और जो ST कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं अगर वो 160-170 नंबर भी उनके आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम होते हैं यहाँ पे, बहुत कम एस्पिरेंट होते हैं, तो इनके कट ऑफ जो है तो निश्चित तौर पे बहुत डिक्रीज हो जाते हैं। तो अगर 160-170 नंबर भी आपके आ रहे हैं, ST कैटेगरी कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं इंटरव्यू की। ये आप इसका एक स्नैप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 2-4 नंबर आगे पीछे भी है अगर आपके इसमें, तो भी आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बताया ना ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, 2-4 नंबर हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बट इससे आगे पीछे जाएगा नहीं, एकदम बहुत एनालिसिस करके, इसलिए 3-4 दिन का रोक करके वीडियो लेकर के आ रहे हैं, ताकि थोड़ा सा डाटा और आ जाए हमारे पास सभी एस्पिरेंट्स का, ठीक है। और हाँ, इसमें देखिए कट ऑफ आपका निश्चित तौर पे थोड़ा सा इंक्रीज हो भी सकता था अगर पार्ट ए के अंदर जो है तो लोगों ने अच्छा स्कोर किया होता। पार्ट ए के चक्कर में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके पार्ट बी के बहुत अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन पार्ट ए का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होने की वजह से वो आउट हो रहे हैं। इस वजह से ये कट ऑफ थोड़ी सी डिक्रीज आपको देखने को मिल रही है, और ये कट ऑफ लगभग इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा ये कम नहीं हो सकती है, ठीक है। इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये हमारी तरफ से, और ये फाइनल है अगर आप एक्सपीरियंस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस कैटेगरी के लिए जा रहे हैं तो आप 10 से 15 नंबर इसमें एक्स्ट्रा मान सकते हो, 15 से 20 के बीच में आप अपने नंबर बढ़ा के आप उस पर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पास सीटें कम है, और जितनी भी जनता इसके लिए जनरली तैयारी कर रही है, मैक्सिमम जनता एक्सपीरियंस के लिए जा रही है, क्योंकि सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, अच्छे अच्छे पदों में हैं, तो उनके पास ऑलरेडी एक जॉब है। अब वो लोग जो ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एक्सपीरियंस वाली जॉब के लिए, तो एक्सपीरियंस का कट ऑफ थोड़ा सा अधिक रहेगा, 15 से 20 नंबर आप इसको एक्स्ट्रा मान सकते हैं। अगर ये 255 है तो इसको 270-275 के आसपास आप देख सकते हैं। अगर आप इतने ला रहे हैं, 270 तक है आपके मार्क्स, तो आप एक्सपीरियंस कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा स्कोर है आपका। इंटरव्यू फिर आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है, ये चीजें। और जिनके मार्क्स आपके 300 के आसपास बन रहे हैं दोनों सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करके, वो तो आप 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में भी आप तो क्योंकि बेसिक मार्क्स 20-25 तो मिल ही जाएंगे, आप फाइनल जाके सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर 270 के आसपास अगर हैं तो आप एक्सपीरियंस कैटेगरी में चले जाएंगे। कुल मिलाकर के आप 15 प्लस माइनस कर लीजिए, 15 प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस कैटेगरी के लिए, ठीक है। हमने जनरली बनाया क्योंकि एक्सपीरियंस कैटेगरी में ज्यादा सीटें नहीं है, और ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो इस वाली कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपका नॉन एक्सपीरियंस थे। ओवरऑल कट ऑफ हमने बना दिया है, 15 नंबर प्लस कर लीजिएगा एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है इस बार मध्य प्रदेश प्रिंसिपल एग्जाम 2023 का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारी रिसर्च जो हमने करी है उसके बेसिस पर। तो ये फाइनली कट ऑफ आपका रहने वाला है। जो भी लोग इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं आपके, वो अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इसकी इंटरव्यू की डेट बहुत जल्द आएगी। जिस प्रकार ये रिक्रूटमेंट फास्ट हमने पहले से कह रखा है, उसी प्रकार इसका रिजल्ट बहुत फास्ट आएगा, और ये प्रोसेस लगभग संभवता है कि जनवरी के अंदर अंदर कंप्लीट होकर के आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर तक में भी पॉसिबल है कि आपकी इंटरव्यू या लास्ट नवंबर 1 दिसंबर में हो जाए, ठीक है। और जनवरी तक आपको ई कॉल लेटर, अपने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, ठीक है। मतलब जनवरी इसका टारगेट है, जनवरी या फरवरी तक आपको इसकी ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, ठीक है। और जैसा कि हमारे सोर्सेस पता चला, ये बहुत फास्ट वैकेंसी है, ठीक है, क्योंकि इसका बजट वगैरह सब कुछ आ चुका है डिपार्टमेंट के पास, तो ये रिक्रूटमेंट बहुत फास्ट होगी। तो हो सकता है जनवरी के अंदर अंदर ही आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए। तो आप तैयारी जरूर रखिए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इसमें ए की तरह आपको इतना लंबा समय जरूर नहीं मिलने वाला है। अब इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है, क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, उसके लिए हमारे सेपरेट जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो आपके लिए लेकर के आएंगे वीडियोज। आज का जस्ट मोटिव ये है कि अगर आप इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, अब वेट आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन वगैरह लगा रहे हैं वो लगा करके आप इंटरव्यू की तरफ अपना रुख कर लीजिए, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। क्या पढ़ना है उसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कट ऑफ को लेकर के एक एक्सपेक्टेड दायरा। इस दायरे को आप संभाल के रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप को वहां पास जांच कर लीजिए आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। मैंने बोला 4-5 नंबर अगर आपके कम भी तो भी आप कर लीजिएगा तैयारी, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी हो सकता है आपका भी चांस आ जाए यहाँ पे, ओके। तो ये था हमारा फाइनल कट ऑफ का प्रिडिक्शन। इसके बाद चलते हैं कि सर 2 चीजें बता दी, एक तो कट ऑफ हो गया, दूसरा इंटरव्यू के लिए मैंने बता दिया कि इंटरव्यू आपका हो सकता है लास्ट नवंबर 1 दिसंबर में हो जाए, जनवरी के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग या जनवरी फरवरी के बीच ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद बात करते हैं कि न्यू अपकमिंग वैकेंसीज कौन सी हैं। मध्य प्रदेश के अंदर एक वैकेंसी बहुत ज्यादा अभी चलन में आई, वो थी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर या पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, ठीक है। लेकिन उसके रिगार्डिंग अभी एक 16 तारीख यानी कि कल एक न्यूज में आर्टिकल इसके लिए छपा हुआ है। इसको देख करके बहुत सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट अब उनके अंदर निराशा छा रही है कि सर ये वैकेंसी भी लटक गई, ठीक है। इसके अंदर ऐसे ही कुछ टाइटल डला हुआ है कि इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बता पा रहे पद संख्या, फैकल्टी की भर्ती अटकी, ठीक है।
इसके लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो, कुछ बात ऐसी है ना, जैसे क्या ये जो भर्ती है आपकी डीटी डायरेक्ट करवा रही है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डायरेक्ट ही भर्ती करवा रहे हैं, इसमें कोई आयोग बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट ही भर्ती करवा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि जो पेपर है इसके लिए बनाएंगे आईआईटी इंदौर और आईआईटी गुवाहाटी बनाने वाले हैं, ओके, इससे पहले वाले वीडियोज के अंदर। और साथ में ये जो भर्ती है लगभग 1000 पदों पर होने वाली, जिसमें 800 आपके पॉलिटेक्निक लेक्चरर के थे और 200 आपके किसके थे, 200 आपके थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, ठीक है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर होते हैं। तो ये जो 1000 पद हैं आपके, ये भर्ती जरूर होगी। इसके अंदर ये भर्ती हाँ कुछ डिले हो सकती है, तो ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, क्योंकि जिस प्रकार से उस समय डीटी कह रहा था कि भैया 1 महीने के अंदर हम यहाँ पे रोस्टर निकाल देंगे और 2 महीने के अंदर भर्ती कर लेंगे, इसमें आप सभी का नुकसान हो जाता, ठीक है। लेकिन अब जो ये भर्ती डिले हो रही है, तो लगभग 5 से 6 महीने भर्ती डिले होगी, ठीक है। मतलब चुनाव के बाद भी जा सकती है भर्ती, या कि चुनाव के पहले पहले नोटिफिकेशन दे दी, एग्जाम चुनाव के बाद ले ले। मतलब कुल मिलाकर के आपको अब यहाँ से 4 से 5 महीने का समय मिल रहा है पढ़ने के लिए। अब अगर आपको लग रहा है कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। भर्ती कैंसिल नहीं होगी, डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज खाली है। अब कुछ लोग इस बात से परेशान है कि सर अभी तो सीएम साहब ने कह दिया है कि जो भी अतिथि शिक्षक है उनको अब मंथली वेतन दिया जाएगा, उनको निकाला नहीं जा सकेगा। तो उनको निकाला नहीं जा सकेगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं हुए, ये बात समझिए आप, वो परमानेंट नहीं हुए। उनको परमानेंट होने के लिए इस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, जिसमें उनको पर्टिकुलर उनकी सीटें तय होंगी, उनको उसके कोटा का रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप उनके लिए परेशान मत होइए, ये भर्ती रेगुलर भर्ती होगी, बहुत लंबे समय बाद आ रही है। अब इसका मुद्दा उठाते भर्ती जरूर होगी, हाँ 2-4 महीने आगे पीछे हो गया है ये भर्ती, तो ये बहुत अच्छा समय है अपने आप को तैयार करने के लिए कि अब इस एग्जाम के लिए आप और जी जान लगा दें, तैयारी अपनी शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग सीरियसली तैयारी किए हैं इस बार प्रिंसिपल एग्जाम की, उनको पता होगा कि सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है जो उन्होंने टाइम दिया है एग्जाम में। जो लोग 1-2 महीने पहले शुरू किए थे पढ़ाई, उनसे सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, उनको तो पता भी नहीं चल पाया कि पेपर क्वेश्चन सिलेबस से ही बना है, ठीक है, या कि जहां से पढ़ा वहीं से बना, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि रिवाइज नहीं कर पाए कंटेंट को। तो आपको लगभग किसी भी एग्जाम में 5 से 6 महीने का डेडिकेशन देना ही पड़ेगा, तभी आप उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो भी प्रिंसिपल एग्जाम में इतना ज्यादा वेरिएशन था सिलेबस में, और आपने अगर लास्ट पे तैयारी करी तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा मलाल तो रह गया होगा कि यार कहीं मैं अगर इस एग्जाम के लिए थोड़ा पहले स्टार्ट कर देता, है ना, कि मैं थोड़ा 1-2 महीने 4 महीने पहले से, जब से नोटिफिकेशन आया तब से तैयारी शुरू कर देता, तो मेरे ही अच्छे मार्क्स होते। और ऐसा बहुत सारे लोग को देखा गया, क्योंकि हमने 3-4-5 बैचेस के अंदर पढ़ाए हैं, तो जो चाणक्य फर्स्ट के एस्पिरेंट थे ना, उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उनके बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं। बाकी जो लास्ट वाले बैचेस थे चाणक्य 3 या 4 वाले, उनके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं। रीजन यही है कि उनको समय अच्छा मिल गया चाणक्य फर्स्ट वालों को, और 3 वालों को उतना समय नहीं मिल पाया। ये बात आपको यहाँ से सीखने वाली है, इन बात को गौर कीजिए, और जो अगली भर्तियां आने वाली हैं उस पर यह गलतियां मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय 4 से 5 महीने जो बचे हैं, इसमें अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका तो सिलेबस भी नहीं पता, तो देखिए अभी तक का एक सिलेबस पर एनालिसिस पर वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, और अभी तक आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि अलग अलग स्टेट के अंदर जो इसके एग्जाम हुए हैं, उसके अंदर लगभग 75 से 80% का जो सिलेबस होता है वो आपकी कोर ब्रांच होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका वेरिएशन नहीं हो तो सिलेबस में सारी ब्रांचेज पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपका 75 से 80% आपकी कोर ब्रांच होती है, मतलब ले दे के कुछ भी हो जाए, आपकी जो टेक्निकल ब्रांच है 80% वेटेज तो रखने वाली है। तो इसको तो पहले आप तैयार कर ही सकते हो। बचेगा 20% वो सिलेबस आने के बाद, जो आपके में नॉन टेक रहेगा सब्जेक्ट, चाहे वो एमपीजी के रहे, चाहे हिंदी रहे, चाहे इंग्लिश रहे, रीजनिंग रहे, जो भी रहेगा आप उसको तैयार कर लीजिएगा। पर फिलहाल आपका जो 80% का वेटेज है आपकी कोर ब्रांच, आप उसको तो अभी तैयार कर ही सकते हैं, ठीक है। और इसमें सारी ब्रांचेज की वैकेंसी आएगी, चाहे आप पॉलिटेक्निक, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सीएस, किसी भी ब्रांच से हो, सारी ब्रांच की वैकेंसी आएंगी इसके अंदर। तो आप अगर जिस भी ब्रांच से, आप अपनी तैयारी इसके लिए जरूर शुरू कर दीजिए। और 10 व्हील पॉइंट भी इसके लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, वैसे अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूँ, गणेश चतुर्थी के दिन हम इसके लिए शानदार बैच लेकर के आने वाले हैं, ठीक है आपका। और तैयारी अभी से शुरू करने वाले हैं, ताकि एग्जाम से पहले पहले हमारी सारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और आपको समय मिल जाए, आप इस एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएं। बहुत सारे लोग की डिमांड भी आ रही है सर कि अब क्या करें, एग्जाम अच्छा नहीं गया है और आप भी इस एग्जाम के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं और पेपर में ऐसी बात आ रही है, तो क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, परेशान मत होइए, ठीक है। बिल्कुल, हम अब थोड़ा हमारा एनालिसिस ही चल रहा था कि भैया एक्चुअल में जो फैक्ट है क्या है, कैंसिल तो नहीं होगी, सारी चीजें पता कर ली हैं, वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, डिले होगी 2-4 महीने का, डिले होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि हमें थोड़ा समय मिल जाए और हम इसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए डेवलप कर पाएं, ताकि आपको एग्जाम में और अच्छा स्कोर आप कर पाओ, ठीक है। बाकी आपने देख रखा है अभी, इसके बारे में तो काफी कुछ पढ़ रखा होगा, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। क्या क्या इनके किस वजह से वैकेंसी रुकी है, कुछ रिजर्वेशन का इशू है, ठीक है, जो अभी ओबीसी रिजर्वेशन चल रहा है आप जानते हैं, उसका कुछ इशू है, ठीक है, और कुछ डिपार्टमेंट का भी डिले है। तो ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, 2-4 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, वैकेंसी 100% होनी तय है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। क्या होने वाला है, गणेश चतुर्थी के दिन आपके लिए शानदार बैच आने वाला है इस एग्जाम के लिए,
तैयार रहिएगा, पहले दिन से ज्वाइन कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं एक महासमागम, मेहनत का एक लंबा सफर एक बार फिर आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। जिनका एग्जाम सही से नहीं गया है, अभी भी आपके पास मौका है। ये भी बहुत अच्छी भर्ती है और ये भी एक बहुत लंबे समय के बाद हो रही है। मतलब मध्य प्रदेश में एग्जाम तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही लंबे समय बाद हो रहा है, क्योंकि इससे पहले गेट के थ्रू हुआ था, फिर उससे पहले भी ऐसी वैकेंसी डायरेक्टली डिपार्टमेंट ने करा था, कॉलेज अपने लेवल पे कर लेते थे। इस बार ये एक ओपन एग्जाम कराने जा रही है डिपार्टमेंट, तो ये बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए। आप इस एग्जाम पर भी अपने किस्मत नहीं, मेहनत आजमा सकते हैं और मेहनत करने का भी सही समय अभी है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जरूर मेहनत करने वाले हैं, बहुत तैयार रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, ये जरूर आपके सामने एक अनाउंसमेंट था, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, वैकेंसी के लिए यही अपडेट है आपके लिए। बाकी इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, बहुत बड़ी भर्ती एक बार फिर से आपके सामने, 1000 पोस्ट के लगभग, जिसमें सिविल की 600-700 वैकेंसी कंफर्म है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, काफी सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं, सर सब इंजीनियर कब आएगा, सब इंजीनियर कब आएगा। बहुत जल्द में भी एक्सपेक्टेड है कि, क्योंकि अगले महीने से आचार संहिता लग जाएगी, तो इसी महीने मैंने सितंबर के अंदर भी नोटिफिकेशन आ सकता है आपका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का। सब इंजीनियर एस्पिरेंट भी तैयार रहिएगा। ठीक है, तो ये कुछ अपकमिंग वैकेंसीज हैं। ठीक है, इनके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और बाकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ था मैंने आपको यहाँ पास बता दिया है, यही दायरा रहने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। नोट कर लीजिए इन्हें और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए इंटरव्यू की। ठीक है, बाकी आप सभी को जिनका सिलेक्शन हो गया उनको शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ बिल्कुल उदास नहीं होना है। ठीक है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी कारणवश रुक गया, पार्टी की वजह से रुक गया, परेशान मत होइए। अगली तरह से जो भी गलतियां आपसे हुई उसको उससे सीधी सीखिए, सुधार कीजिए और अगले एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। यही जिंदगी का सार है। ठीक है, तो फालतू का परेशान नहीं होना, डिमोटिवेट मत होना। बहुत सारे एस्पिरेंट फोन करते हैं, सर मेरा 2 नंबरों से पार्टी रुक गया, मेरा 4 नंबरों से पार्टी रुक गया, पार्टी में मैंने बहुत मेहनत करी थी। ठीक है, तो जो भी गलतियां हुई है आगे बढ़िए उनसे, उसको अब सोचने से कोई मतलब नहीं है। जो आपके हाथ में है, ठीक है, वही आपको काम आने वाला है। आगे आपकी मेहनत आपके हाथ में, जो मेहनत आपने जो रिदम 4-5 महीने में अभी पढ़ करके बनाया है, उसको ब्रेक मत कीजिए। वो टूट जाएगा तो फिर एक बार रिदम बनाने में समय लगेगा, तो उसको ब्रेक मत कीजिए। आने वाला जो एग्जाम है वो आपकी राह देख रहा है, उसमें आपको बेहतर करना है। यहाँ पर अगर आपसे थोड़ी कमी भी हो गई तो यहाँ पे इतनी मेहनत कर दीजिए कि वहां पे आपकी रैंक सिंगल डिजिट पे आए। ये आपके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए आने वाली एग्जाम को लेकर के। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका एग्जाम इस बार क्वालिफाई हो गया है तो बढ़िया इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, नहीं हो पाया है तो अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। ठीक है, जब तक आपको सिलेक्शन न मिल जाए, जब तक आप अपने सही जगह पर ना पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।